हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉफी विद समा। मैं हूं बुशरा खान और मैं हूं नईम हनीफ। और हम आए फिर से आपको मिलवाने खास मेहमान से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पाकिस्तान के दबंग सहाफ़ी, मेज़बान, गुलूकार, लिखारी और नकाल है। क्यों जी? बहुत ही वर्सटाइल जो है ये शख्सियत है और मेरे आपके हम सब के फेवरेट। मैं ज्यादा देर हायल नहीं होना चाहता। मेरी मुराद है वन एंड ओनली यासिर शामी से। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया आपका। आपको तबीयत कैसी है आपकी? आपके सामने मुझे 103 टेम्परेचर है, लेकिन नईम भाई की और बुशरा की मोहब्बत में मैं आना पड़ा। लेकिन आप फ्रेश लग रहे हैं, वैसे थैंक यू, एक्टिव लग रहे हैं। अल्लाह करे जर्नलिस्ट यासिर शामी आपके सवालों से मजीद फ्रेश हो जाऊंगा इंशाल्लाह। कॉफी पिए। कॉफी जो हमारी कॉफी विद समा की वो बेहतरीन है, उससे ना बड़ी मजेदार फ्रेश भी हो जाएंगे है, आप। बहुत मजे की है इंशाल्लाह। अच्छा जी, आपने यहाँ की कॉफी बेचना शुरू कर दी? यार काम ही अब करेंगे। अब बाहर जो है इंटरव्यू सेल आउट करते हैं, यहाँ पर आगे कॉफी सेल आउट करेंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि आगाज़ जो है आपका जो है लाहौर से ताल्लुक़ है और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? थोड़ा अपना वो बैकग्राउंड ज़रा हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, बेसिकली तो मैं जो मीडिया में आया हूँ, मैं तो सबसे ये कहता हूँ कि मैं सोच के नहीं आया था। मैं हादसाती तौर पर आया हूँ। मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, डॉलेंस लिया तो बात बनी जी। तो वो अगर मेरा गला साथ देता तो मैं जरूर गुनगुना के भी बताता। थोड़ी देर बाद देगा गला साथ। तो वो उसमें था कि डॉलेंस लिया तो बात बनी, डॉलेंस लिया तो बात बनी। आपकी तो आवाज बहुत अच्छी है। वाह। हाँ, मैं इससे गाने भी गाते हैं आप? कभी कभी गा लेते। तो ये सुन ले। तो वो जब वायरल हुई वीडियो तो उसके बाद हादसाती तौर पर ही मुजीबुर रहमान शामी साहब के साहबजादे उस्मान शामी साहब, उन्होंने मुझे कॉल की। उन्होंने कहा आप हमारे लिए काम करेंगे। मैं तो मैस कम्युनिकेशन भी नहीं किया हुआ था। आई डिडंट नो ABC ऑफ जर्नलिज्म और कम्युनिकेशन क्या है और ये सारा मामला। तो खैर वो उनको मैंने ज्वाइन कर लिया। ये तो था इनिशियल करियर। और जहाँ तक रही एजुकेशन की बात, तो एक जिस तरीके से आम एक लोअर मिडिल क्लास जो हमारी सोसाइटी में स्कूल्स होते हैं, वहीं से एक मैंने अपना मैट्रिकुलेशन किया। उसके बाद फिर मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग की, फिर मैंने फैशन डिज़ाइन किया, फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में मैंने MS किया। वंडरफुल। तो अब आपके सामने तो जो कुछ आपने किया वो आपने किया नहीं। अच्छा, जो मैं यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो चीज़ें आपके नसीब में लिखी होती है ना, रिज़्क आपका कहीं और होता है और ये अल्लाह की ज़ात को ही पता होता है कि कहाँ पर है। अब ना जो मैं कमा रहा हूँ, ना उसका मैस कम्युनिकेशन से कोई ताल्लुक है, ना उसका फैशन डिजाइनिंग से कोई ताल्लुक है, ना उसका मैस कॉम से तो है एसोसिएट, लेकिन मैंने की नहीं ना। आपने की नहीं, आपने इंटरनेशनल रिलेशंस की। हाँ, इंटरनेशनल मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में UMT से मैंने किया। अच्छा। तो बस अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पर। लेकिन आपको देख के इतने नौजवान जो है ना इंस्पिरेशन हासिल करते हैं, मोटिवेशन हासिल करते हैं। आप तो हादसाती तौर पर आ गए, लेकिन आपको देख कर उन्होंने बाकायदा इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया। जी, हमने सोशल मीडिया के जो नॉर्म्स हैं उनको ही बिल्कुल चेंज कर दिया, ट्रेंड्स दिए हमने। आज बड़ी खुशी होती है जब भी मैं किसी YouTube चैनल पर देखता हूँ कोई भी शख्स माइक उठाकर मोबाइल के आगे कोई वीडियोस बना रहा है, वीलॉग्स बना रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका क्रेडिट लोग हमें देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है। नहीं, लेकिन शुतरे बेमुहार नहीं है। ये FIA साइबर क्राइम का भी चक्कर लगे ना, तो यंग लड़कियां लड़के तो चक्कर लगते ही रहते हैं। वो आपके तो लगते रहे, लेकिन कभी बिलो द बेल्ट आपको हमने नहीं देखा ना कोई भी चीज करते हुए। लेकिन वहां उनको पता ही नहीं है, उनको कोई गाइड करने वाला नहीं। डायरेक्शन लेस जो है। नहीं भाई, आप तो खुद टीचर हैं, आप उस्ताद हैं और आप सीनियर हैं, आपसे हमने बहुत कुछ सीखा है, बोलना सीखा है हमने। आप ये देखेंगे जर्नलिज्म के जितने भी एथिक्स और नॉर्म्स हैं ना, उनको यूट्यूबर्स मद्देनजर नहीं रखते। आज यही वजह है कि अगर आप लाहौर में अमनो अमान की सूरत हाल देख लें, या जो गुंडे बदमाशियाँ यहाँ पर परवान चढ़ी हैं, इन यूट्यूबर्स के उन नॉन प्रोफेशनलिज्म की वजह से चढ़ी हैं। इन लोगों ने इस तरीके से वो चीज़ें और वो चीज़ें जो सेंसर्ड करनी चाहिए, हालांकि हमारे ऊपर कोई पैमरा नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम सेल्फ सेंसरशिप का इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये लोग नहीं रखते। यही वजह है कि सोशल मीडिया की कभी क्रेडिबिलिटी नहीं बन सकती। किस तरह से एहतियात करते हैं? हमारी तो कोशिश होती है कि जो न्यूज़ है उसको न्यूज़ की सेंस में दिया जाए, और अगर उसमें जो सेंसरशिप्स हैं जो हम खुद देख सकते हैं या अपने तय लगा सकते हैं, हम उसको लगा के फिल्टर करके एडिटोरियल बोर्ड है वो देखता है, तो उसके बाद फिर वीडियोस को पब्लिश किया जाता है। अब ये नहीं है कि किसी के हाथ में भी आपने मोबाइल देख लिया है या उसने माइक पकड़ लिया है, उसने 35 रुपए का एक माइक पकड़कर किसी की भी इज्जत उछाल देता है, ना उसके पास कोई फैक्ट्स होते हैं, ना एविडेंस होते हैं, ना किसी किस्म का कोई प्रूफ होता है, और उसके बाद जो है वो जो शितर बेमुहा। अक्सर मैंने आपसे सुना है और आप कुड़ते भी हैं कि यार जो आपकी बरादरी है
यूट्यूबर्स जिनको कहा जा सकता है कि यार उनकी लाहौर प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए, कराची प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए, इस्लामाबाद प्रेस क्लब की मेंबरशिप होनी चाहिए। तो सर उसमें यही वजह है कि वहाँ जो है ना वो एक कुछ उस तरह का सेंसर नहीं है, उनकी क्रेडिबिलिटी उस तरह की नहीं है, और एक जो है ना एक जर सहाफत जो है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। अच्छा, मेरा आपसे बार बार ये मुतालबा भी इसीलिए होता है कि वो लोग ना आपकी छतर छाया में आए और सीखें। मैं अब तक सीखता हूँ, मतलब ये तो एक ऐसा समंदर है जिसका आप अलिफ जो है वो ही नहीं आप पूरा कर सकते। तो अगर आपने आना ही है इस मामले में या इस पैशन में या इस प्रोफेशन में, तो आपसे पहले जो लोग मौजूद हैं, अरशद अंसारी साहब जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, अब अनवर रजा जैसे लोग हैं, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग की है, जिन्होंने धक्के खाए हैं, मारे खाई हैं, और फिर उसके बाद जो है वो इस काबिल हुए हैं कि टीवी पर बैठ गए हैं। लेकिन अब हमने ये भी देखें कि टीवी पर कोई फील्ड रिपोर्टिंग वाला कोई एक जर्नलिस्ट नहीं है। जितने भी एंकर्स हैं वो पेंट कोट पहनते हैं, वो इधर से वो टोन्स चेंज करवाई, मेकअप करवाए और स्क्रिप्ट उनको दे दिया जाता है। तो फील्ड रिपोर्टिंग से जो बंदा ऊपर जाता है तो वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रास रूट लेवल से लोगों की बदकिस्मती से अब एंकर को ही साफी समझा जाता है। और कहीं पर भी जो बड़े से बड़ा एंकर है वो रिपोर्ट किसकी कर रहा होता है? एक रिपोर्टर की कर रहा होता है ना, जो फील्ड में धक्के खाता है। बिल्कुल सही लेकिन बात। कभी आज तक उसको जो है किसी एंकर ने क्रेडिट नहीं दिया, नाम ही नहीं लिया। नाम ही ले देना कि ये फलां की खबर है। खुद पेंट कोट पहनकर आप एक बैठ गए हैं और आप ये शो कर रहे हैं जिस तरीके से कि आप सारा कुछ आप ही कलेक्ट करके कंटेंट क्रिएट करते हैं। कोई लंबी थोड़ी टीम रखी हुई है आपने, कोई रिसर्चर रखे हैं? कितने लोग होते हैं आपके शो के पीछे? अच्छा, लोग समझते हैं कि शायद मेरे पास कोई 20-25 लोगों की टीम होगी, तो एक्चुअली मैं अपना प्रोड्यूसर भी खुद ही हूँ। अच्छा। एक कैमरामैन है मेरे साथ और एक मेरे एडिटर हैं शरीफ साहब। अच्छा। ये हम 2-3 लोगों की टीम है। अच्छा। अब इसमें कंटेंट सर्चिंग, उसकी राइटिंग, उसमें क्या क्वेश्चंस करने हैं हमने, या उसकी आमद होती है। मुझे तो मैं स्क्रिप्ट में समा नहीं सकता, मेरा एक मसला है। तो बस इसी तरीके से सिलसिला चलता है। 3 से 4 लोगों की टीम है। बचपन से शरारती? हाँ, ये कैमरे की सफाई है। मैं अभी भी थोड़ा सा हो गया हूँ आपके सामने। अच्छा। बचपन में काफी शरारती था। किस तरह की शरारतें करते थे? मेरी शरारतें जो थी ना वो शरारतें थी, बदतमीजी नहीं थी। अच्छा। वो एक कहते हैं ना कि बदतमीजी और शरारत में एक हल्की सी एक लाइन होती है। वो तो समझाएं, वो क्या होती है, फर्क क्या है बदतमीजी और शरारत? मतलब देखिए, मैं अगर कोई ऐसी शरारत करूं जिससे बुशरा को भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे, आपकी दिलादारी, मतलब मासूम शरारतें। आप मासूम शरारतें आप ये कह लें। लेकिन झगड़ालू थे, यानी कि झगड़ालू नहीं था। मतलब लाइक एक कारी साहब थे, हम मैं उनसे पढ़ता होता था, तो मेरा दिल नहीं करता था कि क्या बड़ी सख्ती करते थे वो। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि मदरसे में हम गए, तो वो एक दिन कारी साहब ने देखा कि बच्चे जो हैं यहाँ पर नहीं है, तो मैंने उनकी गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बेड के नीचे घुस गया। कारी साहब आए तो उन्होंने माचिस की तीली जलाई, अंधेरा था। तो वो जैसे माचिस की तीली जलाते थे, मैं तो मार के बुझा देता। तो उनकी 3-4 जब तीलियां ज़ाया हो गई तो उन्होंने नीचे ही जो है वो पाइप से लिटर पेट स्टार्ट कर दी। मेरे शुमाली इलाके पे चीजें लगी, नॉर्दर्न एरियाज काफी जख्मी हुए, तो मैं बता नहीं सकता आपको। तो बस इस तरह की कुछ शरारतें थी, लेकिन उसमें कोई बदतमीजी का नहीं। लेकिन ये बदतमीजी तो मासूम शरारतें हैं। तो मैंने आपसे यही कहा है तो पहले भी, लेकिन मैं दोबारा सुनना चाह रही थी तो मैंने सुन लिया। डांट पड़ती थी वालदा से? हाँ, मुझे तो वो वीडियो गेम्स होती है ना, वो टेकन 3, अल्लाह मेरी अम्मी को जन्नत नसीब करे, वो तो मुझे वहीं से मारती हुई लेकर आती थी घर। अच्छा। उनको पता नहीं लगता था कि वो कोई वीडियो गेम्स खेलने वाले जो लोग होते हैं किसी अलग ही गोले से आए होते हैं। तो उनको जरा उससे बड़ी चिढ़ थी। और मैं स्नोकर क्लब जाता था तो वो वहीं से लिटर परेड होती थी और घर तक होती रहती थी। और तीसरी जो मैं बात यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है बताना चाहता हूँ, आजकल की माएँ जो हैं वो तो अपने बच्चों को शह देती है ना। अगर मुझे बाहर किसी के साथ मेरी लड़ाई हुई है और किसी ने मुझे मारा है, मैंने घर आके अपनी वालदा को बताया मुझे घर से भी मार पड़ी है। अच्छा। तो तुम बाहर क्या लेने गए थे? तो फिर एक तो बाहर से मार खा के आपने घर आना है और घर आके बताना भी नहीं है, क्योंकि घर से भी जो है वो मार पड़नी है, जाहिर है। तो फिर मैं बड़ा कंट्रोल और ना शरारतें मेरी दबी सी रही हैं। कब लगा के मैं स्टार बन गया? ये तो आज भी नहीं लगता, कभी भी नहीं लगता। जब आपको लगता है तब से ही आपका डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है। सीखने का मरहला जारी है। अभी लगता है कि दिल्ली दूरस्त, मुस्तकिल मिजाजी आपके अंदर है बड़ी। आपने शामी साहब का प्रोजेक्ट ज्वाइन किया, बड़ी ऑफर्स हुई आपको, मैंने भी बड़ी कोशिशें की लेकिन आप हिले ही नहीं। एक तो ये बताइए कि लोग समझते हैं कि शामी साहब जो हैं उनसे आपका कोई रिश्ता है? अच्छा, 90% लोग समझते हैं कि शामी साहब जो हैं मेरे वालिद हैं। जी, ही जस्ट लाइक माय फादर, मेरे बुजुर्ग हैं। एक्चुअली मेरे फादर लेजेंडरी मुजीबुर रहमान शामी साहब की बात हो रही है।
तो मैंने जब उनको ज्वाइन किया 10 साल हो गए, आज भी बड़ी बड़ी ऑफर्स आती हैं। वो मेरी वालदा ही कहती थी कि बेटा तुझे रोटियां यहाँ से मिलेंगी, पराठे भी यहीं से मिलेंगे। एक का रह और एक का बन के रहेगा तो ज़्यादा इज्जत मिलेगी। तो अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी। तो अब हो सकता है कि मैं इससे भी बड़े किसी प्लेटफॉर्म पर चला जाता। तो जब मैंने वालदा से रिक्वेस्ट की कि मैं चला जाऊँ, यहाँ से ऑफर्स हैं, तो उन्होंने कहा कि छोटा ही बड़ा बनता है, तो ये छोटा प्लेटफॉर्म है, इसलिए को बड़ा बना लो, इसमें तुम्हारी एक ऑनरशिप भी होगी। अम्मी मेरी बड़ी सादी थी, तो मैंने फिर अपनी माँ के ऑर्डर पर मैंने इनको नहीं छोड़ा, और मैंने इनको नहीं छोड़ा ना तो अल्लाह ताला ने मुझे नहीं छोड़ा। अल्लाह ने बड़े रंग लगाए। आप कौन से शामी हैं? शामी आपके नाम के अच्छा, मेरा तो क्योंकि वो निक था ना ये शामी। अच्छा। के और एक वो महफिल होती थी फैसल टाउन में, महफिल नात, वहाँ पर मैं जाता था। वो पीर साहब थे तहसीन शामी साहब, उनका इंतकाल हो गया, तो मुझे उनकी मुनासबत से शामी कहा जाता है। तो जब मैंने बाद में डेली पाकिस्तान ज्वाइन किया तो ये लोग भी शामी थे, तो ये को इंसिडेंट था। एक्चुअली मैं शामी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, ये लोग भी शामी हैं। ये एक इलाका है शाम 84 इंडिया में, उसकी मुनासबत से। एक्चुअली तो ये लोग शेख हैं। ओके। तो हम शेख भी नहीं हैं, हम शामी भी नहीं हैं, लेकिन ये एक को इंसिडेंट था। गाड़ियाँ रखने का बड़ा शौक है? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है। कौन कौन सी गाड़ी है अभी आप? अब तो फिर आप मेरे FBR मेरे पीछे पड़वा देंगे, रिटर्न्स भी जमा करवानी है। प्रोग्राम कर देंगे। कितना टैक्स देते हैं ये बताइए? चले, टैक्स अच्छा दे देते हैं। मेरा ख्याल है जितना मैं टैक्स दे रहा हूँ डिजिटल मीडिया पे कोई भी नहीं दे रहा। मेरे ख्याल से आखिरी तारीख गुजरी है, तो कितना? अभी अगर मैं पिछले कुछ आज की डेट से, आज मेरे ख्याल 3 अक्टूबर है, इससे अगर 6-7 दिन पहले जाएं तो 2 लाख रुपए का अभी मैंने टैक्स जमा करवाया, और ये इस तरह के मैं जमा करवाता रहता हूँ। ठीक। मेरा नहीं ख्याल कोई पाकिस्तान में, ये मेरा दावा है कि डिजिटल जर्नलिस्ट होगा इतना टैक्स देता हो। सर आप टैक्स ज्यादा देते हैं, चार्ज भी तो सबसे ज्यादा आप ही करते हैं। ये भी तो देखे ना। लेकिन जब मैं बात करती हूँ, दोबारा अगर हम पीछे चले जाएं, टीनेजर वाला यासिर शामी और अब वाला जो जर्नलिस्ट यासिर शामी, क्या फर्क है? अच्छा, मुझे ये लगता है कि वो तब शरारतें थी, एक सीरियसनेस नहीं थी, जिंदगी में इतनी उलझने नहीं थी। क्या गोल्स थे कि क्या करना है? अच्छा, उसमें कोई गोल नहीं था। मैं ऐसे आपको यहाँ पर बैठ कर कहूँ कि मैं कुछ सोच कर यहाँ पर बैठा हूँ। ये जो मैं टूटा फूटा सा यासिर शामी आपके सामने बैठा हूँ, ये मैं कुछ सोच के नहीं यहाँ पर बैठा हुआ, या मैं प्लान करके नहीं यहाँ पर आया था। ये गो विद फ्लो है। बस मुझे लगता है कि मेरे साथ दुआएं बड़ी हैं, काम बड़ा नहीं है मेरा। ये बताएं, जब बात करते हैं आपकी शादी की, हाँ, लव हुई है अरेंज, या वालदा की मर्जी से हुई है, अरेंज या लव? ये लव मैरिज ही है, और उसके बाद फिर ये अरेंज हो गई। जब घर में बात की और मेरी बेगम के घर वालों के साथ भी बात की, तो फिर लव कन्वर्ट हो गई अरेंज में, लेकिन बेसिकली लव। लव एट फर्स्ट साइट जो कहते हैं नईम साहब, वो आपको कहाँ पर हुआ, कब हुआ, अच्छा, कैसे ये हुआ? लव एट फर्स्ट साइट नहीं है, मैं इस पे बिलीव भी नहीं करता। आपने एक सारी जिंदगी गुजारनी होती है एक इंसान के साथ, और कब्र तक आपका उसके साथ रिलेशन होता है, और फिर आपने बड़ा सोच समझ के ये फैसला लेना होता है। तो मेरा तो वैसे 5-6 साल रिलेशन रहा उनके साथ, लेकिन मैं इन 6 सालों में भी बड़े तजब्जुब का शिकार रहा कि मुझे इनसे शादी करनी चाहिए या नहीं। क्यों, क्या वजह थी? डबल माइंडेड लास्ट तक, मतलब आप एक इतना बड़ा डिसीजन है आपकी लाइफ का, तो ये एक लव मैरिज। वो भी इस तरह डबल माइंडेड थी आपको लेके या नहीं? उनका तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं था। अब तो माशाल्लाह बेटा, हाँ माशाल्लाह, बुराक उसका नाम रखा है। तो अल्लाह ताला ने बड़ी एक हैप्पी फैमिली है। लेकिन अब आप अपने डिसीजन पे खुश हैं? बहुत खुश पहले जिस तरह कंफ्यूज थे, अब तो नहीं है? अब नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह की मेरी वाइफ है, अल्लाह ताला सबको ही ऐसी वाइफ है। सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्टिव है। मेरा मतलब, मेरा टाइम का जो आपको पता है, आप खुद भी जर्नलिस्ट हैं, कोई खबर का, क्राइम का कोई टाइम नहीं होता, किसी वक्त भी आ सकती है। तो मुझे रात को इवन 3 बजे भी जाना पड़े तो कभी मुझे उसको ना वो एक माइंड मेकिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं करना पड़ा। उसको पता है, वो बड़ा अंडरस्टैंड कर। ये रात वाली जो आपने बात की, मुझे एक वाकया याद आ गया। कभी किसी स्टोरी पे ज़ाती तौर पे खुद भी रिग्रेट होता है कि यार अब स्टोरी में गलत कर ली है। जैसे रात से मुझे याद आया कि वो स्टोरी आपने की थी मीनार पाकिस्तान वाकया, खातून वाला था, वो तो ज़रा शेयर करें, वो क्या था? और आपने किस अच्छा इत्तेफाक की बात है तो उस खातून ने पहले मुझसे रब्ता किया। अच्छा, आप अल्लाह करे आप ही कर लेते पहले। हाँ, सोशल मीडिया पे आपने की सबसे पहले स्टोरी, टीवी पे सबसे पहले मैंने उसका इंटरव्यू अच्छा किया। ये इसमें ना अल्लाह मेरा जानता है, इकरारुल हसन साहब भी आपके दोस्त हैं, आप उनसे भी कंफर्म कर सकते हैं। ये हम अपने घर बैठे हुए थे, तो इकरार मेरे सामने बैठा था। तो इकरार ये ऑलरेडी जब टेलीविजन पर न्यूज़ चली हुई थी, तो मैंने इकरार से कहा कि यार ये लड़की के साथ ये मामला हुआ है, तो क्या करना चाहिए? उसने कहा कि इसकी FIR निकलवाते हैं। उसने भी अपने ताई शुरू कर दिए मामला, तो मैंने भी
मेरी FIR पहले आ गई जिस सोर्स से मैंने लेनी थी, तो हमने डिसाइड किया कि हम चलते हैं उसका इंटरव्यू करते हैं। हमने उसको फ़ोन किया, मैं कोई गलत बयानी नहीं कर रहा, आप ये इकरार से भी कंफर्म कर सकते हैं। यानी कि आपने इसको अप्रोच किया? हाँ, अप्रोच किया मैं। उसने कहा कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं आपके घर तक आ सकूं या आपके ऑफिस तक आ सकूं। और ये सच था? तो हमने वो इकरार का डाला था वीगो, हम उसमें गए, चुबुर्जी गए, और मुझे याद है कि 2-4 हज़ार रुपए इकरार ने मेरे ख्याल उसको दिए भी के ना, ताकि उसका वो हो जाए कन्वेंस। हालांकि हम इंटरव्यू कर आए थे, लेकिन फिर भी एक अच्छे जेस्चर के तौर पर तो वो किया, इंटरव्यू किया, और उसके बाद हमने वो वीडियो लगा दी। मुझे आज तक उस पर कोई रिग्रेट नहीं है। मैंने तो एक रिपोर्ट की है, अब वो बाद में कोई प्रोस्टिट्यूट निकल आती है या कोई चोर निकल आता है बंदा, या कोई जानी निकल आता है, शराबी निकल आता है, हमारा उससे क्या कंसर्न है? हमने तो एक रिपोर्ट की जो ऑन ग्राउंड मौजूद थी। लेकिन वो एक जो कंट्रोवर्सी इस वक्त क्रिएट हुई, उसके बाद आपकी लाइफ पे कोई इफेक्ट हुआ या जर्नलिज्म? मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि मेरा काम था रिपोर्ट करना, मैंने उसको रिपोर्ट किया। हाँ, अगर उसमें कोई हमारी मेलाफाइडी हो या इकरार की कोई मेलाफाइडी हो, तो हम अल्लाह की बारगाह में भी जवाब दें और लोगों के अदालत में भी हम जवाब दें। हमारी इंटेंशंस क्लियर थी, यही वजह है कि हम पे कोई इस तरह का ऐसे कोई बर्डन नहीं आया। हाँ, उसके बाद जो उसने मामलात किए या उसने पैसे लेना शुरू कर दिए लोगों से, ये जो हादसा था, मैं तो हादसा ही कहूंगा। ये स्क्रिप्टेड था या? यही मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, हमने किया रिपोर्ट, अब वो स्क्रिप्टेड था, वो नॉन स्क्रिप्टेड था। आपकी इवैल्यूएशन एज अ जर्नलिस्ट क्या कहती है? हमने तो ये कहा कि देखिए ना, एक लेडी गई है वहां पर और उसके किसी ने कपड़े फाड़ दिए हैं, तो ये कोई पहली दफा ये वाकया नहीं हुआ। आप हर 14 अगस्त पर देखें, आप बाहैसियत खातून मुझे खुद बताएं, आपके साथ इस तरह की हैरेसमेंट का आप लोगों को सामना करना नहीं पड़ता। तो हमने तो उसको रिपोर्ट किया ना। अब उसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट है या व्हाटएवर, जो भी लोग उसको नाम दें, हमारा उससे कोई कंसर्न नहीं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अक्सर कंट्रोवर्सीज जो है वो आपके पास खुद चल कर आती है या आप जाते हैं इनकी तरफ? आप ये कह लेंगे, करेंगे कईयों को हम दावत देते हैं, कई खुद आ जाती है। अच्छा, आपको लग रहा होता है कि रिस्क हो सकता है, हाँ, लेकिन फैसला कर लेते हैं कि नहीं? मेरी नीयत क्लियर थी ना, मेरी इंटेंशंस क्लियर थी, या इकरार की भी नीयत क्लियर थी ना, वरना ये 14 अगस्त का वाकया आर्टिकल 6 लगना था हम पर, गद्दारी का मुकदमा होना था, फांसियां होनी थी उस पर, और 14 अगस्त जैसा वाकया फिर इंडिया ने भी उठा लिया, चीजें कर ली। लेकिन हमारी नीयत क्लियर थी, हमने रिपोर्ट की है, और मैं आज भी अपने स्टांस पर कायम हूँ। इकरार ने 1-2 जगह पर माफी मांग ली, तो वो उसका एक अपना एक जाती फेल हो सकता है, लेकिन मैं अपने स्टांस पर कायम हूँ। मैंने रिपोर्ट किया और मैंने बिल्कुल ठीक रिपोर्ट किया। आप बीइंग ए एंकर, बीइंग ए जो है यूट्यूबर, आप क्या सजेस्ट करते हैं कि ये जो शुत्र बेमहार का हम वर्ड यूज़ करते हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है? कैसे इसको भी एक मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह एक रिस्पेक्टेबल मीडियम बनाया जा सकता है? सर, मैं तो शुरू से एक बात कहता हूँ कि डायरेक्शनलेस नहीं है ये? बहुत ज्यादा है सर। सोशल मीडिया पर आज कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है या पैमरा की तर्ज का कोई भी इदारा इसको टेकअप करता है, तो मेरा वोट सबसे ज्यादा, सबसे पहले इसके हक में होगा, क्योंकि इसको लगाम डालना बहुत जरूरी है। लेकिन जो सोशल मीडिया ट्रोल होती है आपको वीडियोस के ऊपर, जो डेली कुछ आता रहता है, 5 से 10 हज़ार वीडियोस बनाई, हर वीडियोस पे नीचे अगर आप कमेंट सेक्शन देखें, 70% जो होते हैं वो नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं आप? तो ये तो अब इन लोगों के साथ हमारा रोमांस बन गया हुआ है। कमेंट्स पढ़ते हैं? मैं नहीं पढ़ता। अच्छा, मैं नहीं पढ़ता। अच्छा, आपने वो एक स्टोरी की शुएब मलिक सानिया मिर्जा वाली, आपने की? अच्छा, मैंने कर ली, चले आपके साथ कर ली। तो उसके बाद जब वो कर लिया वो इंटरव्यू, अच्छा, एक तो मैंने आपका कॉन्फिडेंस देखा कि आप पहले आवाज देते थे कि इस पे 2 मिलियन व्यूज आएंगे, इस पे 3 मिलियन आएंगे। अच्छा, वो उतने आते हैं, ये जादू क्या है? और उस पे तो खैर 8.5 मिलियन आ गए। आपने मुझे कहा था 2 मिलियन आएंगे। अच्छा, एक बात। दूसरी बात ये कि जब वो आपने कर लिया, पहली दफा जब आमना सामना हुआ आपका शुएब मलिक और उनकी नई जो वाइफ है सना जावेद से, वो जरा मंजर बताएं। अच्छा, वो जो इंटरव्यू था वो तो आपने फैक्ट सारे आप लेकर आए थे, तो मेरा तो एक प्लेटफॉर्म यूज हुआ, तो मैंने इंटरव्यू कर लिया। तो पहला सवाल आपका कि ये कैसे पता चलता है कि आप ये 2 मिलियन पे वीडियो जाएगी, इतना ये कंटेंट बिकने वाला, 8 मिलियन पर जाएगी। अब ये डेली का ही काम है ना, काम कर करके आपको आइडिया हो जाता है कि कंटेंट की कितनी मतलब इसकी रीच होगी, या आप जो फोरकास्ट करते हैं उसके बारे में कि इसकी व्यूअरशिप एक्सपेक्टेडली अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी, तो वो तो एक तुक्का होता है। तो अल्लाह ताला बड़ी इज्जत रखता है, हमेशा ही वो पूरा हो जाता है। मैं और फलक शबीर कराची एयरपोर्ट बैठे थे, तो ये मौसूफ और इनकी जो ये आई सना जावेद, हाँ, तो हमारा ऐसे जैसे टाकरा नहीं हुआ, मैं ऊपर बैठा था, ये नीचे से स्टेज से ऊपर आ रहे थे, मैंने देखा तो मैंने फिर मुंह इधर कर लिया। उन्होंने पता नहीं मुझे देखा या नहीं देखा, ये मुझे नहीं पता।
फिर उसके बाद वो जाके उधर बैठ गए, मैं और फलक काफ़ी देर फिर बातें करते रहे। तो ये इतना सा सिर्फ टाकरा हुआ था, इसमें कोई बदमज़हबी या कुछ। वैसे तो आप पेड कंटेंट ज्यादा करते हैं जी, आप कैंपेन्स करते हैं, तो दिल चाहता रहता है कि कोई ब्रेकिंग करूं, कोई चीज ब्रेक करूं, या वो ज्यादा बेहतर लगता है कि यार आराम ना पैसे कमाओ? अच्छा, ये अब एक वक्त के साथ साथ ना आपका मूड चेंज हो जाता है। अच्छा, इस मुल्क में आप देखेंगे मैंने कुछ क्राइम की स्टोरीज भी ऐसी ऐसी की, क्रिमिनल लोगों को बिहाइंड द बार ले जाने में हमारी रिपोर्ट्स का बड़ा किरदार था। लेकिन वो सिस्टम जब हम देखते हैं, वो 2-4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 माह के बाद वही जो कल्प्रिट होता है, विक्टिम होता है, या जो क्रिमिनल बंदा होता है वो बाहर आता है और वो दनाता हुआ मजीद क्राइम को करता है, और इदारे जो है उसकी तरफ इतनी उसकी पूछ गूछ नहीं करते। तो आपका मोटिवेशन का एक लेवल कम होता है कहीं ना कहीं। फिर दिल करता है बस ठीक है यार, मैंने अपने हिस्से की शम्मा जहाँ तक जलानी थी मैंने जला दी है। तो फिर आप कहते हैं यार अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, कॉर्पोरेट से बिजनेस कमाएं, पैसे कमाएं, एक अच्छे लाइफस्टाइल में रहें। अच्छा, सीरियस तो कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन स्टॉक तो काफी हो गई है, लेकिन बस इस सेगमेंट में थोड़ा सा ना आपसे आपकी एक्सपर्टीज से मैं फायदा उठाना चाहता हूँ कि ये जो पॉलिटिकल जमातें हैं खास तौर पे, एक तो सियासत से कुछ आपको लगाव है, दूसरी बात है कि खास तौर पे पीटीआई के मैं सोशल मीडिया की बात करता हूँ कि वो क्यों इतना डोमिनेट करता है और इतनी वहां पे ट्रोलिंग होती है और दूसरों की जो है वो पगड़ियां उछाली जाती हैं और इतनी नेगेटिविटी होती है, ये जरा ये तो समझाएं थोड़ा सा। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है ना, अगर वो एक तरफ $1 बिलियन का काम करे और एक तरफ उसके कोई पेड ट्रॉलर्स हों जिसको आप 50 लाख रुपए मंथली दे रहे हैं, और वो इतने अच्छे प्रोपेगेंडिस्ट हों कि प्रोपेगेंडा कर सकें, तो वो आपकी $1 अरब की जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं, प्रोजेक्ट्स लिए हैं ना, वो उनको मात दे सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया एक इन्फॉर्मेशन की गेम है जिसको हम 5th जनरेशन वॉर कहते हैं। बद से बदनाम बुरा, ये हम पहले सोचा करते थे या इसके बारे में हम बात किया करते थे। तो सोशल मीडिया ने ना, कोई बंदा अगर एक्चुअली वैसा है या नहीं है, लेकिन वो उसके बारे में वो राय कायम करने में, प्रोपेगेंडा कायम करने में बड़ी हद तक कामयाब हो चुके। किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी राब्ता किया कि हमारी कैंपेन किया है, दो तीन क्या ऑफर्स हुई बताएं? कि आप हमारे ये जो डिजिटल मीडिया है इस सेल को आए और इसको हेड करें, तो ये जो प्रोपेगेंडा हमारे अगेंस्ट हो रहा है आप दूसरी पार्टीज के अगेंस्ट करें। लेकिन वो मेरा क्योंकि काम नहीं है, तो मैंने फिर ऑफर वैसे क्या हुई थी? बड़ी अच्छी तो थोड़ा तो बताएं। अच्छा, मैं चले पार्टी का नाम नहीं लेता, लेकिन डॉक्टर फिरदौस आशिक ईवान साहिबा एक पार्टी के साथ मुंसलिक थी। ये भी मैं इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत सी पार्टीज के साथ मुंसलिक थी, तो शायद आपके लिए वो पार्टी को जांचना या उस तक पहुंचना, मैं आपा से पूछ लूंगा अभी फोन कर। हाँ, तो उन्होंने मुझे ऑफर की थी कि आप हमारा पंजाब का जो सोशल मीडिया उसको देखें, तो आई रिफ्यूज्ड। और इसके अलावा जो और भी जो करंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने भी राब्ता किया। मैं ये समझता हूँ कि जो सोशल मीडिया है ना, इसको खान साहब जिस तरह से लेकर चले हैं, ये बाकी जितनी भी पार्टीज हैं ये जो कुछ मर्जी कर लें, ये जब तक अपना सोशल मीडिया उस लेवल का नहीं तो 75% या 80% ही उस लेवल तक ले आए, तो फिर ही ये खान साहब को या इनकी ये जो पूरी एक पार्टी है इसको शिकस्त दे सकते हैं। सियासत को कैसे देखते हैं खान साहब की आप बानी? खान साहब लाइक नहीं है, खान साहब को मुखालिफिन बड़े नालायक मिले हैं। अच्छा, हाँ, खुद लाइक नहीं है खान साहब, लाइक नहीं है, उनको मुखालिफिन इतने नालायक मिले हैं कि वो अब खान साहब का जो है ना हर तरफ प्रचार, यानी कि उनसे बेहतर हुए ना। फिर आपका कहने का मतलब तो यही है। तो ऑब्वियसली अगर आप प्रोपेगेंडा नहीं कर सकते, आप अपनी सोशल मीडिया टीम्स नहीं बना सकते, तो ये तो 90s की सियासत अभी भी कर रहे हैं, इनको निकलना होगा यहाँ से। अब दौर चेंज हो गया। और दूसरी मैं ये यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, इन लोगों ने अपने 40-50 साल करियर में, जिसमें इनको 3 से 4 टेन्योर्स मिले, इन्होंने यूथ के लिए कुछ नहीं किया। आज वो यूथ मैच्योर हो चुकी है, जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो अब पकोड़े वाला होता है ना, एक उसके पास जो एक कागज होता है, वो कागज और वो यूथ की डिग्रियां एक बराबर हैं। जब इन्होंने रोजगार नहीं दिए, तो वो अवाम या वो यूथ जो आज खान के साथ खड़ी थी ना, वो फ्रस्ट्रेशन में खड़ी है कि इन्होंने हमें कुछ दिया नहीं। तो ये बताएं, जब बात करते हैं सीएमशिप की, मरीम नवाज साहिबा की, किस्सा देखते हैं कंपैरेटिवली बाकी जो 4 मिनिस्टर्स हैं, वज़राए आला हैं, उनसे तो उनकी कारकर्दगी बहुत बेहतर। उस्मान बुज़दार से कैसे कंपैरिजन? उस्मान बुज़दार, ये तो आप फिर चाहत फ़तेह अली खान का नुसरत फ़तेह अली खान से आप मुआवजा कर रहे हैं। ये क्या बात हुई यार? मैं ये समझता हूँ उस्मान बुज़दार साहब के दौर में अगर 3-4 साल का उनका पीरियड हम निकाल दें,
तो अगर वो पीरियड मिला होता नून लीग को या किसी और कॉम्पिटेंट बंदे को मिला होता तो हो सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मजीद अच्छी बेहतरी चलिए आप आती। देख लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उस्मान बुज़दार और मरियम नवाज का कोई कंपैरिजन नहीं है। मरियम नवाज एक बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा, फहद मुस्तफा से भी आपकी बड़ी मोहब्बत है, वो बड़ा जो है आप उनके बस बारे छोड़ में दें, मैं उन पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहता। अच्छा, लेकिन हम मामला तो तय सुनना पा गए? चाहते हैं। नहीं वैसे ही मामला तय पा गए? नहीं, कोई मामला नहीं तय पाए। अच्छा, तो आप जिसकी मिमिक्री करते हैं उसे फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए कर अच्छा, ये बेसिकली ये होता है कि आप की ऑब्जर्वेशन होती है ना, आप किसी को भी ऑब्जर्व करने लग जाएं तो आप कहीं ना कहीं उसके खदोखाल जो है उसको अपने ऊपर एक चढ़ाने की या पहनाने की एक ट्राई करते हैं। तो ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है जिसमें लाइक हाशमी साहब, वो शामी साहब के पास आते थे। मैंने तो जिंदगी में पहली दफ़ा उनसे मुलाकात भी शामी साहब के घर ही हुई। तो वो बात करते थे तो मैं कहता था यार इसकी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी ना डिफरेंट है, डिफरेंट है ज़रा। हाँ। तो फिर मैं उसको ज़रा कॉपी करने की ट्राई की, करके फिर मैंने दिखाओ। उनके साथ भी इंटरव्यू किया। तो जावेद हाशमी साहब, आप बताइए कि आपने नून लीग क्यों छोड़ी, पीटीआई में आए, फिर आप पीटीआई से निकले और फिर आप बागी बन के। देखिए नहीं, क्या आपका बच्चे नहलाने वाले डोंगे जैसा मुंह है। आपने बड़ी प्यारी बात की कि मैंने नून लीग को क्यों छोड़ा। देखिए मैंने नून लीग को नहीं छोड़ा, नून लीग ने मुझे छोड़ा। और मैं खान साहब को जिसके करीब भी जब रहा तो मैं उनको शुरू से एक ही बात कहता था कि चिट्टियाँ कलाइयाँ में, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयाँ में। अब मैं क्योंकि यूथ थी तो यूथ नए गाने सुनना चाहती थी। ये वही पुराने ज़माने के गाने, साढ़े यार ने बन ले शेरे। तो मुझे उन चीज़ों से जब इख्तलाफ हुआ तो फिर मैं इधर आया। लेकिन जब मैं पीटीआई में आ गया तो फिर मैंने कहा हुसैन तौबा तौबा, तो इतनी गंदी गालियाँ इन्होंने दी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ, आपकी वेस्टकोट से भी गंदी गालियाँ दी इन्होंने। जबरदस्त जबरदस्त, कमाल के एक्टर है जनाब आप तो। कमाल है, कमाल है। ये बताएं, आपने कहा कि आप फहद मुस्तफ़ा पर कमेंट्स नहीं करना चाहते, ठीक है, हम जरा आगे चलते हैं। मेरे जहन में एक बात आई है कि आजकल मुझे ना आपकी कोई सोशल मीडिया पे पोस्टिंग्स नजर नहीं आ रही इकरार हसन साहब के साथ या वसीम बदामी के साहब के साथ। ये बताए क्या आजकल आपकी इनसे नहीं, वो बेसिकली नहीं हो रहा? बदामी साहब कराची रहते हैं, इकरारुल हसन जो है वो रहते तो लाहौर में है, लेकिन उनसे आजकल ज़रा मुलाकातें कम है। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। वैसे ही बस मुझे आपको ज़िंदगी में लेटर ऑन कई चीज़ों का समझ आता है कि कौन आपके दोस्त हैं और कौन आपके दोस्त नहीं। तो आपको एहसास हो गया? एहसास नहीं हुआ, शायद मुझे हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कुछ गलत फहमी हो। तो इसको खत्म करना चाहेंगे नियर फ्यूचर? नहीं, मैं नहीं खत्म करना चाहता। मैं कुछ चीजें आपकी जिंदगी में होती बड़ी बेहतरी के लिए। मतलब यू आर हैप्पी विदाउट देयर प्रेजेंस, इकरारुल हसन और वसीम बदामी साहब के बगैर? हाँ, आई एम हैप्पी। नासिर मदनी साहब के साथ बड़े मजे करते हैं आप। मदनी साहब तो फिर हमारा लाभ है। क्या जिंदगी में कुछ बेजरर लोग आपके इर्द गिर्द होने चाहिए। वो बेजरर आदमी है, मैं उसके बारे में ये बात कहता हूँ। देखें, वो तंजो मज़ाक में या हंसी में ऐसी बातें आपको समझा जाते हैं जो शायद बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको बड़ा सादा लफ्जों में बयान करना। नासिर मदनी साहब, आप जो है ना यूके गए थे, वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ खाना खाया मदनी साहब आपने, हाँ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? आप पॉलिटिक्स में मदनी साहब ज्वाइन करना चाहते हैं? और मेरा चन मेरी मन मेरे को इंज दे सवाल ना करे आकर, गल्लां होणगियां बुशरा दियां होणगियां, गल्लां होणगियां नईम हनीफ दियां होणगियां, गल्लां तुसी भी कीतियां, गल्लां मैं भी कीतियां, पर मैं बहुतियां गल्लां नहीं करदा क्योंकि गल्लां गोरियां दे विच टोए असी मर गए ओए होए ओए होए, गल्लां गोरियां दे विच टोए पर मैं दूजे टैब दा मौलवी ये बताइए, जो पर्सनालिटी है आपकी, हाँ, जो आपकी पर्सनालिटी है, फंकी, लाइवली, फुल ऑफ टैलेंट, जैसा नासिर मदनी साहब का आपने बताया, उनकी भी एक पर्सनालिटी है, तो ये वायरल होने के लिए रखते हैं कि आप जेन्युइनली? अच्छा, ये बेसिकली मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, कहते बाय डिफॉल्ट ऐसे, हाँ बस यही कह लें, तो हम यूनिवर्सिटी में भी स्टार थे। लोग लड़कियां जो आधा घंटा क्लैपिंग करती थी, मैं फनी डिबेटिंग होती थी, तो मैं तो 15-15 मिनट हंसाता था, मतलब, और आमदी कोई स्क्रिप्ट नहीं है, ऐसे ही चढ़ गए हैं ऊपर और उसके बाद जो है वो शुरू कर दिया। तो मुझे वहाँ से जो कॉन्फिडेंस मिला ना, तो मुझे मेरे दोस्तों ने बताया कि यार तुम तो
एक बने बनाए करैक्टर हो, तुम एक फिल्मी करैक्टर हो, तुम ये चीजें किया करो। फिर मैंने आपको बताया कि मैंने ये स्क्रीन पर आकर काम शुरू किया, ये मुझे रियलाइज करवाया उन लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, और उनका मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। नहीं तो अब बंदे को नहीं पता होता ना वो क्या कर रहा है। मुझे फिर मेरे एक टीचर थे सर हसीब, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाकर मुझे कहा कि ये जो तुम करते हो ना इसके पैसे चार्ज किया। अच्छा, एक्सक्लूसिव हो जाओ। ओके। और मैं कहता था यार ये ऐਵੇਂ ही लगे में क्या एक्सक्लूसिव हो जाए, कौन देगा पैसे। वो फिर जब डिजिटल मीडिया ज्वाइन किया और फिर डॉलर्स कमाए, एक एक वीडियो पर 1500 डॉलर्स भी कमाए, तो फिर मुझे उनकी बात याद आई कि आप एक्सक्लूसिव होके अपने फन को बेच कैसे सकते हैं। तो फिर वो जब से वो हुआ मामला एक्सक्लूसिव वाला, तो इतना टैलेंट अभी मुझे लगता है जो मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो कहते हैं कि अभी तो तुमने सिर्फ 10% अपना दिखाया, 90% जो मेरा पड़ा हुआ। फिर मैं कहता हूँ कि वो आहिस्ता आहिस्ता ही दिखाऊं, ये ना हो मेरा करियर ही खत्म हो जाए। तो यानी कि कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे आप काम करेंगे इंशाल्लाह, उड़ा देंगे सबको। होस्टिंग की तो आपको ऑफर्स हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। सम्मा ने भी की। एक्टिंग की कभी ऑफर हुई? और कभी करेंगे एक्टिंग? अगर करेंगे, फिल्म करेंगे, टीवी करेंगे, क्या प्लान? अच्छा, मुझे जियो एंटरटेनमेंट से ऑफर हुई, और असद कुरैशी साहब जो एंटरटेनमेंट के इनके हेड हैं उनकी तरफ से हुई। और इसके साथ साथ मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कोई ऐसा टीवी चैनल है जिसने ऑफर ना की हो समेत आपके। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि अभी राइट टाइम नहीं है। अभी मुझे बहुत कुछ जो है अपने पे तारी करना है, कुछ चीज़ें करनी है, तो इंशाल्लाह मैं करूँगा, लेकिन सही वक्त। लेकिन आप गाना भी बेहतरीन गाते हैं और एक्टिंग भी जबरदस्त करते हैं, लेकिन दोनों में से आप किस चीज को फर्स्ट पे रखते हैं अपने हिसाब से? सिंगिंग। गाना सुनाए को अच्छा सा, और वो सॉन्ग सुनाए जो बुशरा को देख के ज़हन में आता। बुशरा को देख के बुशरा माशाल्लाह इतनी प्यारी सी हैं, तो इनके लिए चले आपको डेडिकेट कर देता हूँ। जब आए पंछी शाम ढले, मेरे दिल में तेरी याद जले, कोई मेरी लगी को ना जाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। ला 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 ला। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत प्यारी। क्या बात है, कमाल है। अच्छी बात है ना मेरी। रियाज भी करते हैं? रियाज मलिक रियाज के साथ करता हूँ। नहीं मतलब है कि कभी प्रैक्टिस गाने की? नहीं, अभी ऐसे की नहीं है, लेकिन मुझे जरूरत है। किसको है? सुनता हूँ जो मुझे लता जी बड़ी पसंद है। अच्छा। बहुत पसंद है, और एक कोयल जैसी जो उनकी आवाज़ है। गुलाम अली साहब बहुत पसंद है। अब मेहंदी हसन साहब का तो मुझे वो जो पहाड़ी जैसा वो गाते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई कायनात में गा सकता है। अच्छा। और ऐसा जबरदस्त वो गाते हैं कि मजा ही आ जाता है। लता जी का कौन सा गाना ज्यादा सुनते हैं? लता जी के बहुत से गाने हैं, लेकिन लग जा गले, अच्छा, हसीन रात हो ना हो, वो कैसे? रोमांटिक सॉन्ग्स पसंद है आपको? हाँ, रोमांटिक सॉन्ग बहुत पसंद है। मेहंदी हसन साहब, दुनिया किसी के प्यार में, अच्छा, जन्नत से कम नहीं। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत पहाड़ी राग मेरा है भी फेवरेट। और ये सिंगर्स जो हैं, तो दुनिया किसी के प्यार में माजी में कभी जन्नत हुई? जन्नत तो होती रहती है। अच्छा, होती रहती है। हाँ, ये होती रहती है, लेकिन ये है कि एसएच को भी मुझे लगता है कि आई एम नॉट लव बर्ड। अच्छा, हाँ, प्यार करने वाला जो है ना, वो ख्याल है। हाँ, ये मुझे लगता है। मुझे नहीं प्यार हो सकता किसी से, ये मुझे प्रॉब्लम है मेरी। लेकिन आपको आपकी वाइफ से तो है। हाँ, 5 years का रिलेशन रहा है। नहीं भी है तो क्या ना तो पड़ेगा। है। नहीं, लेकिन कभी कोई फैन मोमेंट आया हो, या बहुत ही कोई थ्रिलिंग, कोई पीछे पड़ गई हो, या खून से खत लिख दिया हो, या कुछ टॉर्चर हो गया हो, मुर्गी के खून से, या कोई टॉर्चर से हो गया। अब मेरी वाइफ बड़ी, उसको पता है कि फील्ड ही ऐसी है, लड़कियां भी मिलने वाली हैं, लड़के भी हैं, चाहने वाले भी हैं, फोन भी आ जाते हैं, अननोन नंबर से भी कॉल्स आती हैं। कभी ऐसा उनकी तरफ से बड़ा अच्छा भी अंडरस्टैंड कर जाती हैं, सपोर्टिव। तो करना ही है अल्टीमेटली, फिर चॉइस भी तो नहीं है। एंकरिंग जो है वो अगर करते हैं तो किसको इंटरव्यू करना चाहेंगे जो आपके हो कि यार इस शख्स का मैंने इंटरव्यू? चाहत फतेह अली खान। अच्छा, क्या सवाल है आपके ज़हन में? मैंने तो उनसे कर भी लिए ना। आपने कर भी लिए? हाँ, मैंने कर लिया। मैंने तो उनको कहा, मैं कहा आज नुसरत फतेह अली खान साहब जिंदा होते तो आपको सीने से लगा के गोली मार देते। चाहत की मिमिक्री तो करे यार, उसकी मिमिक्री कोई बंदा बेसुरा हो के भी इसका बेसुरा नहीं हो सकता। उसके गाने के 2-3 अंतरे चाह के भी नहीं हो सकता। नहीं, उसका अपना तो कोई गाना ही नहीं है ना। ये जो बुशरा है, ये प्यारी
बुशरा है, ये जो बुशरा है, ये जो ये अली बे पे ते, ये जो बुशरा है, ये जो बुशरा है, ये सब हमारी बुशरा है। कमाल है। उसकी नहीं आप अच्छा, मिमिक्री लिरिक्स की दात है। सही बात है, यकीन करें पता नहीं कौन सा बंदा, उसको कोई सिर्फ मुझे लगता है ये डबल बेड अपार्टमेंट होता है ना, जिस तरह एक डबल कमोड होता है, उसमें बैठ के कोई उसके लिरिक्स लिखता है। अच्छा, लोग जाते हैं ना उधर मगरिब में हाँ। अपना फ्यूचर बनाने, लिटरली वो यूके से आया है। यूके से पाकिस्तान आया तो सबसे पहले वो समा के दफ्तर आया ना यहाँ पे, हमने वो उनके साथ गपशप शो भी किया। जी जी। तो मैंने कहा खान साहब आप यहाँ पाकिस्तान, कहते हैं मैं 3-4 माह यहीं पे मैं प्रोग्राम कॉन्सर्ट्स और यहाँ अभी वो एलए पता नहीं गया हुआ था, यूएस गया हुआ था किसी कॉन्सर्ट के सिलसिले में, और ये मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, उसने कोई बेंटले कार ली है। अच्छा, आप ये देखें, लेकिन अल्लाह ताला जिसको इज्जत दे, देख ले अल्लाह ताला ने आपको इज्जत नहीं दी, उसको दे दी यार। ये अल्लाह का करम है, अल्लाह का करम है। अच्छा, नहीं तो YouTube जो है ना उसको नोटिस नहीं लेना चाहिए कि इस तरह का कंटेंट उस पे आ रहा होता है। सर वो सर ये एंटरटेनमेंट है, वो बेचारा खुद कहता है कि मैं एक एंटरटेनमेंट हूँ, तो महसूस होना अच्छा, वैसे चाहिए। वो इनोसेंट आदमी है, बहुत इनोसेंट है, लेकिन वो इतना इनोसेंट है, उसको ये पता है कि मैंने पैसे लेने हैं अगले बंदे से, वहां पर वो कमर्शियल है। जो मेरे से 50,000 ले गया वो इनोसेंट नहीं हो सकता। नहीं यार, आपसे ले हाँ जी, ओहो, मेरे से भी 50,000 ले गया, मैंने तो पूरे किए फिर। तो लेकिन ये सब कुछ जो है ये मजाक की हद तक हो रहा है। चाहत भाई, मैं आपका सबसे बड़ा फैन हूँ, सबसे बड़ा फैन हूँ। आपने माशाल्लाह इतनी शोहरत, इतनी इज्जत और इतनी दौलत कमाई है। नो डाउट। प्लीज अब फोत हो जाए आप, प्लीज। नहीं, मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है, तो ही इज मतलब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। मैंने उनको बल्कि देख के गाना भी गाया, तो वो ना ब्रश लेकर आए हुए थे, लंबे लंबे बाल, ऊपर सारी चिप्स लगी हुई है ना, यहाँ पे टाइल है, तो वो उसको भी कंघी कर रहे थे। तो कंघी करते करते सारी जुएं जो है वो नीचे गिर गई। तो मैंने उस पे उनको कहा, कुंडला दे वाला वाले आ, तेरे नाल प्यार पालिया, सारी जुएं हैं तो जाजे नीचे गिर गई, उठी नहीं, तखा जुआ वड्डियां छोटियां सारी है, लेकिन वो मासूम आदमी, उनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए थोड़ा। नहीं, वाह जी वाह, we had a great experience उनके साथ इंटरव्यू करने में। अच्छे इंसान। तो क्या जो है फारग औकात में क्या मसरूफियत होती है, क्या हॉबीज हैं? मैं फूडी बहुत ज्यादा हूँ, खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। अब जिम भी बड़ा घुसे रहते हैं? अब बहुत जिम, मेरा दिल करता है सिर्फ मैं खाऊं और जिम जाऊं और सो जाऊं। मुझे आप 14 घंटे सुलाए रखे, मैं सोने वाला आदमी हूँ। और इतना काम होता है, काम के बाद घर, ज्यादा कोशिश ये होती है कि घर वालों के साथ ही टाइम स्पेंड हो। जिम, खाना और सोना। कोई ऐसी मशहूर पर्सनैलिटी जिनकी जिंदगी में उनके साथ एक दिन गुजारना अगर आपको मौका मिले, तो कौन होंगी वो आपकी नजर में? पाकिस्तान में तो दुनिया में कर ले, बहुत सी हैं पर्सनैलिटीज जिनके साथ। पाकिस्तान बता दे। मुझे ये लगता है कि अगर अब जो मौजूदा लेजेंड्स हैं उनमें अगर बुशरा अंसारी साहिबा के साथ एक दिन गुजारने का मौका मिले तो मैं ज़रूर, क्योंकि मोइन अख्तर साहब तो इस दुनिया में नहीं है, या उमर शरीफ साहब नहीं है, ये इस तरह के लेजेंड्स लोग नहीं रहे, तो शी इज़ लिविंग लेजेंड। मुझे लगता है कि एक बड़ा एक इदारा है, एक यूनिवर्सिटी है, नो डाउट, उनसे कुछ सीखने को मिले तो बुशरा अंसारी साहिबा। पॉलिटिशियन कौन सा पसंद है आपको मौजूदा पॉलिटिशियंस में, माजी के पॉलिटिशियंस में? मुझे मौजूदा पॉलिटिशियंस में फैसल करीम कुंडी अच्छे लगते हैं, ज़रा ग्रेसफुल आदमी हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, देखने में भी और वैसे भी मुझे लगता है कि ज़रा एक रख रखाव वाला आदमी है। नापसंद कौन है? ऐसे तो बड़े हैं, अब मैं किसका नाम लूंगा तो उससे नाराज हो जाएंगे, तो बहुत सही है, मतलब नाम, वो उसका नाम आप ना ही ले तो बेहतर है। पसंदीदगी का इजहार कर दिया। करना क्या चाहते हैं जिंदगी में? अब जिंदगी में ना कोई ऐसे मिशन नहीं है, अब जिंदगी में ये है कि जिस तरह से ये बहा के ले जा रही है ना, इसी के साथ जो गोइंग विद द फ्लो, गो विद फ्लो। लेकिन आपको देख के जो यंगस्टर्स हैं वो कहते हैं कि हमने भी ऐसी वीलॉगिंग और इस तरह का दमंग जर्नलिस्ट बनना है, और अब तो ये एक नोशन आ गया कि डिग्रीज का तो कोई फायदा ही नहीं है, तो आप डिग्रीज करके भी कुछ कमाते नहीं है। मैं चाहूंगी कि आप उनको एडवाइस भी करें, और आपको क्या लगता है? मैं यंगस्टर्स को ये बात जरूर कहूंगा कि जो हम यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में डिग्रीज लेने जाते हैं ना, वो डिग्रीज की वाकई किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं है।
आप सिर्फ ग्रूमिंग के लिए जाते हैं। एक्सपोजर, वो आपको एक एक्सपोजर देता है, आपको एक फ्रेंड सर्कल्स मिलते हैं जिसमें आपको पता चलता है कि आपने किस तरीके से कहाँ क्या पहन कर जाना है, किस तरीके से क्या बात करना है। और वो टाइम दोबारा नहीं आता, नहीं आता, गोल्डन टाइम है। इस गोल्डन पीरियड को आप बजाय इसके कि नंबर्स लेने में या एक दूसरे को मात देने में आप सर्फ ना करें, आप एक्चुअली वहां से कुछ सीख कर आगे निकलें। डिग्रीज जो हैं, आपने भी जो डिग्री की थी या आपने भी जो डिग्री की है वो आपके काम नहीं आ रही, आपका रिस्क कहीं और ही जुड़ा होगा। मेरा तो कहीं ना कहीं ये मामला इसी तरीके से ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो ये ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, यहाँ से आप जितना को करिकुलर एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं वो लें, या आप अपने कॉन्फिडेंस को चार चांद लगाने के लिए, इन्हेंस करने के लिए, एम्पलीफाई करने के लिए अगर कुछ स्टेजेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो करें। सिर्फ नंबर्स के पीछे यूनिवर्सिटीज में ना भागें, ये काम नहीं आएगा। अल्टीमेटली वहां से जो आपने कॉन्फिडेंस लेवल एक सीख करना है ना, वही आपको फील्ड में काम। यानी मूवीज देखते हैं, कभी सिनेमा गए? मूवी मेरा एक टेम्परामेंट नहीं है कि मैं ना 10 से 15 मिनट से ज्यादा किसी भी चीज को देख सकूं। तो ये मेरी बेगम को भी मुझसे गिला है कि आप मूवीज नहीं देखते। मैं ना सिनेमाज में जाता हूँ, ना मैं नेटफ्लिक्स देखता हूँ। वो कौन अब 2-2.5 घंटे जो है वो बैठा रहे। और पाकिस्तानी मूवी कभी देखी? कभी भी नहीं देखी। वजह मैंने आपको बताया, टेम्परामेंट नहीं है मेरा। मूवीज वाला आपका वो नहीं है। मैं एक जगह चैन से नहीं बैठ सकता। लेकिन यहाँ पे तो अभी हमने आपको बैठाया हुआ। हाँ, बिठाया हुआ आपने। ये बताया, आप प्रैंक्स करते हैं? अल्लाह देख रहा है। आप प्रैंक्स करते हैं लोगों के साथ? जी, कभी आपके साथ कोई प्रैंक हुआ है या कोई प्रैंक सीरियस हो गया हो? नहीं, मसला पर क्या ऐसे कभी प्रैंक्स मतलब मेरे साथ नहीं हुए, लेकिन हम लोग तो करते रहते हैं। कोई सीरियस हो गया हो या कुछ मामला जरा संगीन? अच्छा, एक मैं आपको कराची का वाकया मुझे याद आ गया, वो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे किसी ने कहा कि कबूतर के ना अंडे होते हैं और अंडे का ऑमलेट होता है। कबूतर के अंडे का ऑमलेट, वो बड़ा मजे का है। कराची की एक जगह है तो वहां से वो मिलता है। मैं क्योंकि इस तरह का कंटेंट ढूंढता था तो मैं वो अंदरून कराची में चला गया। मैं तकरीबन कुछ 4-5 घंटे उस जगह को ढूंढता रहा, मुझे नहीं मिली। हमने एक जगह पर अपनी गाड़ी लगा दी। मुझे किसी ने कहा कि यहाँ से अंदर जाएंगे बाइक पर, वहां पर आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, वो फंस जाएगी। तो मैंने कहा यार, कबूतर के अंडे का ऑमलेट है, अब ये करना तो कवर मैंने है किसी ना किसी तरीके से। खैर, मैं 2 घंटे लगाकर वहां पर पहुंचा। मगरिब का वक्त हो गया, लाइट कम हो गई। अब मैंने अपने कैमरा मैन को कहा यार जल्दी ना अपना कैमरा शैमरा रेडी कर लो, हमारे पर लाइट कम हो रही है और यहाँ पर हमारे पर लाइट है भी नहीं, बेबी लाइट जिसे बोलते हैं। तो हमने जल्दी से वो कवर करना। अब इतनी देर में ना वो जो स्टॉल था ना, मैं उस स्टॉल पर पहुंच गया जहां पर कबूतर के अंडे का ऑमलेट बनना था। मैंने कहा वो बंदा किधर है? उसने कहा वो बंदा ना नमाज पढ़ के ना आ रहा है, आप सिर्फ अपना स्टार्ट करें। अब टाइम कम हो रहा है, लाइट कम हो रही है, मैंने अब अपना पूरा जो है वो पोजीशन ले ली है, कैमरा मेरा सेट है। अब सिर्फ उस बंदे का वेट था, वो बंदे ने आना था और मैंने 3 मिनट का एक इंटरव्यू करना था। वो बंदा जैसे ही आया तो उन्होंने कहा जी ये आ गए हैं। तो मैंने कहा वो कितने कबूतर के अंडे के आमलेट? कहते नहीं, इसका नाम कबूतर है। आमलेट ये बनाता है। तो मैं ये समझ रहा था कि कबूतर के अंडे का आमलेट, वो बंदे का नाम कबूतर था। तो भाईजान मुझे कितनी उसके हाथ के बने हुए ऑमलेट। हाँ जी, फिर मैंने वो वीडियो वैसे ही की कि जी ये मैं इतने घंटे जलील होने के बाद यहाँ पर आया और ये बंदा था। तो वो फिर मेरी वीडियो वो भी चल पड़ी क्योंकि मेरा टाइम तो वेस्ट हुआ था। तो ये एक प्रैंक हुआ मेरे साथ, या इसको ये कह लें कि वो बंदा मुझे समझा नहीं पाया वो जो बताना चाह रहा था। कबूतर के अंडे का ऑमलेट। कबूतर के अंडे का। कभी वीडियो जो है वो डिलीट भी करना पड़ जाती है? अगर डिलीट करते हैं तो वो कोई भारी मुआवजा लेके डिलीट करते हैं या दोस्ती यारी में करना पड़ जाता है? और यानी कि कभी अपने ज़मीर के खिलाफ इस तरह का फैसला? मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से बताना चाहता हूँ कि कोई एक बंदा पूरे पाकिस्तान में, ये मेरा दावा है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ की जूतियों का सदका, हमने आज तक किसी को 1 रुपए की ब्लैकमेलिंग नहीं की। किसी की अगर वीडियो डिलीट की है और किसी ने रिक्वेस्ट की है और बड़ा जेन्युइन उसने हमारे आगे अपना स्टांस रखा है, तो हमने उसकी वीडियो डिलीट की है, 1 रुपया नहीं लिया। हमने सहाफत के अंदर कमर्शलाइजेशन को मुतारिफ करवाया। मैं पेड वीडियोस करता हूँ, जिन लोगों की मैं पेड वीडियोस करता हूँ उनको भी फायदा होता है। यही वजह है कि वो मुझे मिलियन रुपीस देते हैं। उनको भी फायदा, मुझे भी फायदा। बजाय इसके कि मैं किसी थानेदार के पास जाऊं और उसे मैं एक गोल्ड लिफ की डब्बी पर जो है उसको ब्लैकमेल करूं। तो हमारा एक क्रेडिट ये भी है कि हमने सहाफत में कमर्शलाइजेशन को मुतारिफ करवाया, ताकि एक वो जो सहाफ़ी के साथ टैग होता है ना कि वो गरीब है या किसी को ब्लैकमेल करके ही वो पैसे इकट्ठे करता है, तो हमने ये कमर्शलाइजेशन भी मुतारिफ करवाई है। तो ये इसका मैं क्रेडिट बहुत अच्छी बात है। ये एक एडवाइस भी और इंस्पिरेशन भी, जिस तरह आपको सब देखते हैं और आपके ही एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की जब बात करते हैं तो वो इतना नहीं कमा रहे,
जितना व्लॉगर्स या यूट्यूबर्स कमा रहे हैं, तो आप एक वीडियो से कितना कमा लेते हैं मिनिमम कह देंगे? अच्छा, ये अब तो बड़े मैं ये देखता हूँ, मुझे हंसी आती है लोगों पर ना, ये जो आगे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं डिजिटल मीडिया के, कि जी 1 घंटे में आपकी वीडियो की व्यूअरशिप 5000 हो जाएगी। हालांकि उनकी उसी वीडियो की व्यूअरशिप एक मैं होता हूँ जिसने देखी होती है, एक वो जिसने बनाई होती है। तो एक एल्गोरिदम है सोशल मीडिया का, एक स्पेसिफिक, जो 1 मिलियन पर आपकी वीडियो जाती है ना यूट्यूब पर। ये मैं नॉमिनल शॉर्ट्स वीडियोस की बात कर रहा हूँ जो इंटरव्यू बेस्ड हम करते हैं, 6 मिनट की, 7 मिनट की। उस पे वो $200 आपको यूट्यूब देता है। जबकि जो फेसबुक है उसकी जो आरपीएम्स हैं या जो उसके रेट्स हैं वो कंपैरेटिवली इससे कम है। वो मतलब $100 देता है, या वो उसका वॉच टाइम कितना है वीडियो का, ये डिपेंड करता है। अब तो मैं हर बंदे को देखता हूँ एक डिजिटल एक्सपर्ट के तौर पर वो बना हुआ है और लोगों को बता रहे होते हैं और बताते हैं जी पता नहीं एक वीडियो पे कुछ 10-10 हज़ार। उसी पे मैं बात करना चाह रहा था। ऐसा नहीं है। ये पहले भी आपने बात की कि एक रुझान ये भी अब पनपने लगा है कि सोशल मीडिया करना है तो उसके लिए स्टडीज की कोई जरूरत नहीं है। ये जरा यूथ को बताएं। अच्छा, जो लोग स्टडीज नहीं करते फिर वो उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है ना उनकी वीडियोस में खुद ही नजर आने लग जाती है। मतलब अगर आपने किसी की सेल्फ सेंसरशिप का ख्याल नहीं रखा, आपने लफ्जों का चुनाव ऐसा किया है, तो फिर आपको वहां पर तो डिग्रियों की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बंदा आपको देख रहा है ना उसको पता चल जाता है आपके पास डिग्री है या नहीं। और यानी कि ये जरूरी है। हाँ, वो ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप इसके बगैर आपको डिग्रीज देती हैं, एक्सपोजर जो है आपको इन चीजों से मिलता है, ऑर्गेनाइज करती हैं। ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपने क्या कहना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रीन पर आपने क्या नहीं कहना। तो ये एक्सपोजर आपको जो है इन्हीं चीजों से। जबरदस्त बात कर दी आपने। अच्छा, एक रैपिड फायर राउंड है हमारा, उसको करते हैं। उसमें जो है ना वो कुछ नाम मैं और बुशरा आपके सामने फौरी तौर पे आपके ज़हन में, सोचना नहीं है आप, उस शख्सियत के लिए जो एडवाइस पहली एडवाइस जो आए वो आप उसे एडवाइस कर सकते हैं, या एक सेंटेंस भी उसके लिए कह सकते हैं। तो बुशरा स्टार्ट करें आप। वसीम बदामी साहब। और मेरे ख्याल एक्सप्रेसिव होना चाहिए उसे कुछ मामलात में। इकरारुल हसन। दोस्तों के साथ जो दोस्ती होती है उसका अच्छा हक निभाना चाहिए जो वो नहीं निभाता। फहद मुस्तफ़ा। नो कमेंट्स। नादिर अली। नादिर अली ज़बरदस्त ह्यूमन बीइंग, और जिस तरीके से वो नीचे से उठा है और जिस तरीके से उसने अपने आप को मोल्ड किया है, और अब जो डॉक्टर साहब का उसने इंटरव्यू किया तो उसने साबित किया है कि उसने अपने आप को वक्त के साथ साथ चेंज किया है। दानिया शाह। दानिया शाह, बस शादियां कम करें, वो तो होगी। अच्छा जी, इसमें है नासिर मदनी। नासिर मदनी साहब ऐसे ही हंसते हंसाते रहें और लाइवली रहें। रजब भट्ट। रजब भट्ट व्लॉगर्स हैं, ठीक है, अच्छा है, अच्छा लड़का। खलील रहमान कमर। खलील साहब जो है माशाल्लाह वो जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, उन्हें थोड़ा कम होना चाहिए। है लेकिन वो बंदे नेक्स्ट लेवल है। हाँ, क्या माल है। रीमा। रीमा जी, अब तो वो मेरे दौर से पहले की उनकी फिल्म्स होती थी, अब तो इतना मैंने उनको देखा भी नहीं है। शान हाँ, कुछ नया करें, आए फील्ड में आए, सोशल मीडिया जरूर ज्वाइन करें। बाबर आजम। सोशल मीडिया से दूर हैं। मीरा। हाँ, बस इंग्लिश अच्छी कर लें। आतिफ असलम। बहुत अच्छा गाते हैं। राहत फ़तेह अली खान। राहत फ़तेह अली खान साहब, दम करी जो दम वाली बोतलें छाड़ दो। रेशम। वो लंगर बड़ा अच्छा बनाती हैं। हाँ। तो वो उस काम को जो है वो मजीद बढ़ाए। महविश याद। अच्छी आर्टिस्ट हैं। इमरान खान। इमरान खान लीडर। नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब अब वो एनर्जी नहीं रही, अब उनको एनर्जी की जरूरत है, एक ऑक्सीजन की जरूरत है उन्हें। बिलावल भुट्टो। एक्सपेक्टेडली एक अच्छा इजाफा है। आसिफ अली जरदारी। जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह। मरियम नवाज। ब्यूटी क्वीन। मुजीबुर रहमान शामी साहब, द लेजेंड। वर्सटाइल यासिर शामी हमारे साथ मौजूद थे। आज हमने उनकी ज़िंदगी के बहुत से उन पहलुओं पर डिस्कस किया जो शायद इससे पहले कभी उन्होंने किसी इंटरव्यू में, एक तो वो इंटरव्यू देते बहुत कम है, तो हम उनके मशकूर हैं कि वो कॉफ़ी विद समा में तशरीफ़ लाए। वो कॉफ़ी ऊपर भी गिर गई थी मेरे। इस तरह के सेशंस जो है उनके साथ जारी रहेंगे।
बहुत जल्द मिलते रहेंगे खास मेहमानों के साथ। जी बुशरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने थैंक का, यू। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। बहुत अच्छा लगा मिलके, मल्टी टैलेंटेड है और इस तरह ही रौनकें बिखेरते रहे और दबंग सहाफत करते रहे। सी यू गाइज अगेन। मुझे नेम साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।